हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। आज मैं कक्षा 12 के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। अगर आप कक्षा 12 में मैथ लिए हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आज एक पूरा चैप्टर मैं ख़त्म करने वाला हूं। मैट्रिक्स सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसके ख़त्म कर दिया जाएगा और अगले दिन जब भी हम पढ़ाएंगे, जब भी हमको मौका मिलेगा हम पढ़ाएंगे, तो आपको किसी दूसरी बुक यानी आर.डी. शर्मा की बुक या और भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो आज जितना मैं पढ़ाऊंगा आप अच्छे ढंग से पढ़िए और पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की जो बुक आपके पास है मैथमेटिक्स की, उसी के क्वेश्चंस आप लगाने की कोशिश कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप पूरा खुद लगा ले जाएंगे। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी ही बुक काफ़ी है। एनसीईआरटी की बुक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, उतना अगर आप क्वेश्चंस लगा ले जाते हैं तो काफ़ी आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स, हम इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो है ये कुछ वस्तुओं का या कुछ नंबर्स का, कुछ संख्याओं का एक व्यवस्थित समूह होता है। अगर जैसे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट होते हैं, एक व्यवस्थित रूप से वो बैठे होते हैं, तो वो एक प्रकार से मैट्रिक्स का रूप होता है। मैट्रिक्स का जो प्रतीक होता है उसी इस प्रकार से होता है। मैट्रिक्स का जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार से होता है। और हम कहेंगे जो मैट्रिक्स होता है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, क्लासरूम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये स्टूडेंट कुछ नियम से बैठे हुए हैं, या हम लोग वैसे कह सकते हैं व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं। जैसे किसी क्लास में, या मैं क्लास में हूँ और कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए रमेश नाम का, कोई कहता कि रमेश कहाँ पर बैठा हुआ है, मैं कहूँगा चौथे लाइन में दूसरे नंबर पे बैठा है। क्यों? उसके बारे में स्थिति क्लियर हो गई ना कि वो चौथे लाइन में दूसरे नंबर पे बैठा हुआ, तो उसकी स्थिति को क्लियर कर रहा है। तो एक प्रकार से क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स में एक चीज होता है, हमें इसे भी जानना बहुत आवश्यक है। रो और कॉलम, जो पड़ी लाइनें होती हैं, ये पड़ी लाइनें, इन्हें कहा जाता है क्या? रो कहा जाता है। रो मतलब पंक्ति, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पंक्ति कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें इस प्रकार से हैं, इन्हें कहा जाता है कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम। ठीक है, यानी इसे हम क्या, कॉलम और हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये सब जानना कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, बार बार इसका यूज किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स में ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर का एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर प्राप्त करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं। नंबर ऑफ रो मतलब गिनेंगे कितने रो हैं। देखिए यहाँ पर कितने रो? 1 2 3, तो 3 रो हैं। गुणे नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितनी खड़ी लाइनें, ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी हैं? 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो गया? इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। एक आव्यूह यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, जैसे 2 3 4 5 मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2। अगर मैं यहाँ पर और लिख दूँ 0 5 मान लीजिए, लिख दे रहे हैं। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कितने रो हैं? 1 2 3, तो 3 गुणे नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना? 1 2। ठीक है ना? तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर जब भी पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ रो पहले लिखा जाता है और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखा जाता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर लिखा हुआ I क्रॉस J, कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर लिखा हुआ I क्रॉस J, और आपसे पूछा जाए इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, तो I रो है और J कॉलम है। यानी जो पहले लिखा गया ये रो को डिनोट करेगा, बाद में जो लिखा गया वो कॉलम को डिनोट करेगा। जैसे लिख दिया जाए 5 क्रॉस 3,
तो इसका मतलब कितने रो हैं इसमें? 5 रो हैं। कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम है। पहला वाला जो रहेगा नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है और जो दूसरा वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब टोटल अवयव की बात कर लेते हैं। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? जो मैट्रिक्स हमारा है होगा, कोई भी मैट्रिक्स की बात कर लें, 2 3 -1 5 -4 -3। इसके आर्डर की बात करें तो 3 × 2 आपको दिख रहा होगा। इसके जो अंदर अवयव एलिमेंट होते हैं, जो नंबर्स लिखे होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, यानी अवयव बोला जाता है। अब किसी भी मैट्रिक्स में जो टोटल अवयव होते हैं, टोटल एलिमेंट हम कैसे पता करेंगे कितना होगा? वो होता है आर्डर के इक्वल होता है। टोटल एलिमेंट आर्डर के बराबर होता है, यानी आर्डर मतलब कोटि होता है, कोटि के बराबर होता है। जैसे इसका आर्डर कितना है? 3 × 2, तो यानी कितना? 3 × 2 लिख लिया, 3 दूनी 6, तो यानी कितने होगा? टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6। आप चाहे तो इसमें नाम लिख भी सकते हैं। कितने अवयव? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा आप लोग को ना? चलिए, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में। और ये पूरा का पूरा टॉपिक आज हम कोशिश यही करेंगे पूरा मैट्रिक्स ख़त्म कर दें। ठीक है? अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो सीखिए पूरा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, भेज दीजिए उनके पास भी, कि जिससे वो पढ़ सकें। ठीक है ना? चलिए, और अगर आपको ये ऐसा लगेगा कि हाँ सर बढ़िया पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, तो ऐसे भी अदर वीडियो भी देंगे आपको, अदर्स टॉपिक की भी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसका आर्डर मान लीजिए 6 × 3 है आर्डर, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ रो कितना होगा? इसको देखकर बताइए। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 6। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। अब इसका उल्टा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 18 एलिमेंट है। कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 18 एलिमेंट है, और आपसे पूछा जाए कि इसका आर्डर बताओ, तो कोई स्टूडेंट कहेगा सर 6 × 3 होगा, कोई कहेगा 3 × 6 होगा। तो कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों सही है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में 18 अवयव हैं, तो उसके संभव कोटि के बारे में बताइए, पॉसिबल आर्डर के बारे में बताइए, कौन कौन सा आर्डर उसका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना? तो पॉसिबल आर्डर ये हो सकता है, और भी ऑप्शन है। 1 × 18 भी हो सकता है, 18 × 1 भी हो सकता है, 9 × 2 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब बात करेंगे आर्डर की तो इस प्रकार से इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे अगर टोटल एलिमेंट मान लीजिए 36 है, ठीक, टोटल एलिमेंट 36, तो पॉसिबल आर्डर बताइए। 1 × 36, 36 × 1, 2 × कितना? 18, 18 × 2, ठीक, 3 × 12, 12 × 3। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत? इसमें सब सही है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने पॉसिबल आर्डर पूछा है, और पॉसिबल आर्डर का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बता रहे हैं ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है ना? चलिए, इतनी बातों में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। जैसे AIJ लिखा हुआ, मान लीजिए AIJ मतलब मैट्रिक्स का एक व्यापक रूप है। AIJ = कुछ लिखा हुआ है, चलिए I² + J² / 4, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाता है ये एक मैट्रिक्स को ये डिनोट कर रहा है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है। आप इसका चौथा रो, तीसरा रो दूसरे कॉलम का अवयव बताइए, यानी A32 ज्ञात करना है। A32 ज्ञात करना है। इस 32 का मतलब क्या? तीसरा रो और दूसरा कॉलम हमें ज्ञात करना है। तो जब तीसरा रो और दूसरा कॉलम ज्ञात करना है तो कैसे प्राप्त होगा? इसी में I के स्थान पर, आप देख रहे हैं I के स्थान पर 3 रख दीजिए, J के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो हमारा A32 रो प्राप्त हो जाएगा। यानी एक एलिमेंट A32 जो है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है ना? इतना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए यही दिया हुआ है और आपसे कहा जाए 2 × 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए। आपके एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में से क्वेश्चन दिए होंगे।
2x2 का 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाइए तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। तो चलिए एक चीज़ छूट गया था, बता दें और क्लियर कर देते हैं। पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है। जैसे ये 2 1 लिखा गया, इसका मतलब क्या है, दूसरे रो और पहले कॉलम में, देखिए दूसरा रो है और पहले कॉलम में है कि नहीं। 2 2 लिखा गया है, यही दूसरे रो और दूसरे कॉलम में है तो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में। 1 2 यानी पहले रो में और दूसरे कॉलम में। अभी हमने बताया ना आपको, ये जो पहला वाला ये क्या नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला क्या नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। तो पहले रो में और दूसरे कॉलम में, इसलिए यहाँ पर है। तो आपसे जब 2x2 का पूछा गया तो ऐसे बनाकर समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए और A11 किसी प्रकार से प्राप्त कीजिए। आप सोचेंगे A11 कैसे निकलेगा, यहाँ से आप कहेंगे सर आई के स्थान पर 1 रख दे, जे के स्थान पर 1 रख दे, बिल्कुल सही है। A12 आपको चाहिए तो A12 कैसे मिलेगा, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रख दीजिए, किसमें, इसमें रख दीजिए। ऐसे A21 निकालना है, A22 निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। यानी अगर इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ व्यापक रूप में और आपसे पूछा जाए कि कोई भी उसका एलिमेंट ज्ञात कीजिए, कोई भी अवयव ज्ञात कीजिए, तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और कोई मैट्रिक्स ही सीधे बनाने के लिए कह दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 3x2 का बनाने के लिए कह दिया जाए। 3x2 यानी कितने रो हैं, 3 रो हैं, तो A11 A12 2 ही रो कॉलम होगा, ठीक है। A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम और A22 और A31 और A32, सही लिखा ना आपने। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में का जो क्वेश्चंस है ऐसे कुछ दिया हुआ है, आप लगाइएगा, ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल लगा ले जाएंगे, और अगर लगा ले जाते हैं तो लाइक बटन को दबा दीजिए, और अगर नहीं भी लगा पाते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि सर जी फला क्वेश्चन हमको नहीं लग पाए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर इतना, क्वेश्चन नंबर इतना हमको नहीं सॉल्व हो पाया, अगले वीडियो में हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के प्रकार, ठीक है। आव्यूहों के प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ध्यान से देखिए और सीखिए केवल, क्योंकि ये लिखवाने वाली कोई चीज़ नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ केवल आप उसको सुनिए और सीखिए, और इस पर क्वेश्चन भी जब कराया जाएगा तो आपको मिलेगा भी जल्द ही। सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति आव्यूह। आपको समझ में आ रहा होगा पंक्ति आव्यूह ऐसा होता है, ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, यानी रो मैट्रिक्स, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसमें केवल रो हो, जैसे कि 1 2 3, इसमें केवल और केवल एक रो है कि नहीं है। अगर एक रो है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये रो मैट्रिक्स है। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो आप सिंपल सी बात है, कॉलम मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो, जैसे कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक कॉलम, रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें एक रो है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं तीसरा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग आव्यूह, यानी कोई ऐसा आव्यूह जो वर्गाकार हो। वर्गाकार का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। यहाँ लंबाई चौड़ाई की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर हम बात करते हैं रो और कॉलम की। यानी कोई ऐसा आव्यूह जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी m क्रॉस m हो। नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए
यानी m क्रॉस m होगा, n क्रॉस n हो सकता है, 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 5 क्रॉस 5 हो सकता है, ऐसे कुछ भी बन सकता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स है A, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n दिया हुआ है, ऐसे लिखा रहेगा, कहेगा ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभव है, शायद ये NCERT में ही दिया हुआ है, कौन सा संभव है, तो m इक्वल टू n होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स कह दिया तो पक्का है m इक्वल टू n होना ही चाहिए, तभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं तो ये गलत ही हो जाता क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n बराबर रहेगा, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, पक्का है ये सब बराबर होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रुकिए, एक मिनट, इससे पहले हम कुछ और पढ़ाते हैं आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स छोड़िए अभी। 5वां पढ़िए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, डायगोनल की मतलब हिंदी में होता है विकर्ण, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके विकर्ण में एलिमेंट दिए गए हों, विकर्ण के अलावा बाकी जितने एलिमेंट हो वो 0 0 हो, विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट हों अगर वो 0 हैं तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बन सकता है, अदर किसी में नहीं बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं 6वें नंबर की, आपको यहाँ दिख रहा नहीं, इधर ही लिखेंगे, चलिए मिटाकर हम इसको लिख रहे हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, कोई ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका प्रत्येक जो डायगोनल का एलिमेंट है वो कोई एलिमेंट दिया गया हो और बाकी सब क्या हो 0 है, तो वो डायगोनल एलिमेंट होगा, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ठीक है ना। मैं ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, शायद 6वां नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो कि स्क्वायर हो, दूसरी बात डायगोनल भी हो, यानी अगर हम सीधे सीधे डायगोनल कह दें तो वो स्क्वायर अपने आप आ जाएगा उसमें। कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जो डायगोनल हो और जिसके प्रत्येक एलिमेंट जो है वो इक्वल हो, 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ये एक प्रकार से देखेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है कि नहीं है। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट इसके डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और देखिए यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल नहीं था और यहाँ पर क्या है इक्वल है, यानी जब डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे और बाकी सब 0 होंगे तो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, यानी अदिश आव्यूह होगा, अदिश आव्यूह। अगले की बात कर लेते हैं, अगला हमारा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स का एक टाइप है, यानी ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, बाकी से हमारे 0 हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई आव्यूह। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको यूज़ किया जाएगा, इसे आई से डिनोट करते हैं। अगर I3 लिखा है तो 3 क्रॉस 3 का है, अगर I2 लिखा है तो 2 क्रॉस 2 का है, I4 लिखा है तो 4 क्रॉस 4 का है, ठीक। वीडियो को लाइक करते रहे क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और हमारा मैथ का वीडियो रेगुलर इसीलिए नहीं आ पाता है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा और व्यूज के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पूरा का पूरा वीडियो देखा जाए। जैसे अभी मैं मान लेता हूँ क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, अगर 50 स्टूडेंट हमारे वीडियो के देखेंगे तो एवरेज भी हमारा
1 घंटे का अगर मान लीजिए मैं क्लास लेता हूँ, मेरा एवरेज भी कम से कम 55 मिनट तो होना ही चाहिए, तब तो मैं मानूँ कि हाँ देखा गया है। अगर मेरा एवरेज व्यू 4 मिनट 5 मिनट आ रहा है तो इसका मतलब आप लोग ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, उसे छोड़ दिया है थोड़ा सा वीडियो देख करके। और उसका जो भी रीज़न हो सकता आपको समझ में ना आ रहा हो, तो नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइए कि सर प्रॉब्लम हो रही है, और अगर समझ में आ रहा तो पूरा देखिए, क्योंकि अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, अदर बुक से भी कराऊंगा, और ऐसे अदर चैप्टर भी करा दूंगा जो कि 1-2 घंटे में ख़त्म कर दिया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये तो होगा, अभी तक हमने पढ़ा, टाइप पढ़ा था। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? कोई 2 ऐसे मैट्रिक्स दिए गए हों, मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स हैं, ये इक्वल तभी होंगे जब इनके आर्डर इक्वल हो। पहला कंडीशन क्या हो? आर्डर इक्वल हो, यानी कोटि इसका क्या हो? बराबर हो। दूसरा, इसके जो रिलेवेंट एलिमेंट हैं वो भी बराबर हो, यानी ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो, क्योंकि यहाँ जो दूसरे नंबर पे वही तो यहाँ पर भी है। रिलेवेंट एलिमेंट जो है वो भी इक्वल हो, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इसके होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं एक लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है x y z और 1, एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ 1 2 3 और 0। आपसे पूछा जाए इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं है ये। कारण मान लीजिए ये वाला एलिमेंट तो नहीं मिल रहा हमारा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, फिलहाल जो अभी पहले बोले वो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे दिया गया है ये इक्वल मैट्रिक्स से, कहा जाएगा x y z का मान बताओ, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? 2 संगत अवयव उसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके जब क्वेश्चंस हम लगाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप लगाइए खुद, और लगा कर कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि सर हाँ मैंने लगा लिया है। और जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे उसको भी बताइए कि सर ये क्वेश्चन हम नहीं लगा पाए हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या समेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्सों को जोड़ा कैसे जाता है। 2 मैट्रिक्सों को जोड़ने या घटाने की विधि एक ही है, उनके संगत अवयव को जोड़ लिया जाता अथवा घटा लिया जाता, जैसा चिन्ह दिया गया हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसका ले रहा हूँ, और मैं नंबर्स का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया A11 A1 A2 A3 A4, नहीं B1 B2 दिया हुआ मान लीजिए, और B का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए C1 C2 और D1 D2। कहा जाए आपसे A प्लस B निकालिए, यानी 2 मैट्रिक्स को क्या करना है? जोड़ना है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है तो पहली बात 2 मैट्रिक्स हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके आर्डर इक्वल हो। अगर आर्डर इक्वल नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो लिखते हैं A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 और D1 D2। अब संगत अवयव को जोड़ा जाता है, मतलब A1 किसके साथ जुड़ेगा? C1 के साथ, यानी A1 प्लस C1 और A2 प्लस C2, B1 प्लस D1 और B2 प्लस D2, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हो गया जोड़। अगर घटाने की बात की जाए तो यहीं पर प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। ठीक है ना, ये हमारा मैट्रिक्स का जोड़ हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। जोड़ हो गया मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का घटाना हो गया। अब मैट्रिक्स का हम गुणे की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स का गुणा क्या होता है, कैसे गुणा करते हैं, इसको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले A इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है 2 3 4 5। मैट्रिक्स में जो गुणा करना है, मान लीजिए मैं मैट्रिक्स का नहीं, किसी अदिश का गुणा मैं करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 4 का गुणा करना चाहता हूँ, 4 गुणे ऐसे लिखा 2 4 3 5, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। इसका अगर अंदर गुणा करेंगे तो किसी अदिश का गुणा करने पर प्रत्येक अवयव के साथ इसका गुणा होता है। यानी जब इसको अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और फिर ये 5 लिखा 5 20, ये 20 हो जाएगा।
यानी जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर्स का गुणा करते हैं तो उसका गुणा प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, यानी प्रत्येक अवयव के साथ हो जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। अगर मान लीजिए यहीं पर k लिखा होता, k का गुणा कीजिए तो k का गुणा सबके साथ होता, यानी 2k, 3k, 4k, 5k, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम कॉमन भी ले सकते हैं। अब k कॉमन लिया जाए तो प्रत्येक में अगर हर एलिमेंट में k है तो k को हम बाहर ले सकते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स का गुणा हो गया। लेकिन मैट्रिक्स में अदिश का गुणा यानी किसी संख्या का गुणा हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो अगर गुणा करना होता तो कैसे गुणा करते हैं, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स का गुणा जो होता है थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान लगने लगता है, अगर नहीं देखा जाएगा, नहीं सीखा जाएगा तो थोड़ा दिक्कत लग सकता है आपको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर मान लीजिए m क्रॉस n दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, इसका आर्डर दिया हुआ n क्रॉस p, मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है। जैसे अभी हमने जोड़ और घटाना बताया था, कब दो मैट्रिक्स को कब जोड़ते हैं, जब उनका आर्डर बराबर हो। कब घटा सकते हैं, जब उनका आर्डर बराबर हो, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में गुणा करने में ऐसा नहीं है। गुणा करने का रूल क्या है, आर्डर आप लोग देखिए और फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर रहेगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, नहीं तो गुणा नहीं कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। इसलिए आपकी किताब में एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे दिया होगा कि निम्नलिखित दिए गए मैट्रिक्स का गुणा कीजिए यदि संभव है, मतलब कि अगर संभव हो तभी गुणा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट का लास्ट मतलब आर्डर को देख करके अगर ये दोनों बराबर है, यानी पहले वाले का बाद में जो है और दूसरे वाले आर्डर में जो पहले वाला है, ये दोनों अगर बराबर है तभी हम गुणा कर सकते हैं, तभी गुणा पॉसिबल है, नहीं तो गुणा पॉसिबल नहीं है। इसका और बेटर तरीके से सीखना चाहें तो कह सकते हैं, पहले मैट्रिक्स का ये रूल है, पहले अवयव में ये क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रो है कि नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या ना। पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर किसके होना चाहिए, दूसरे अवयव में किसकी संख्या के बराबर, पंक्तियों की संख्या के बराबर, क्योंकि ये पंक्ति को दिखाता ना, पंक्तियों की संख्या। यानी हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। यानी आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का गुणा हम तभी कर सकते हैं जब ऐसा दिया हो, ऐसा सेट हो। अगर ऐसा नहीं सेट हो पा रहा है तो मैट्रिक्स का गुणा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स से जब गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसका ऑर्डर क्या होता है। इसी से हम वो भी जान सकते हैं मैट्रिक्स का गुणा करने पर जो हमारा आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए इनका दोनों का हमने गुणा किया, एक मैट्रिक्स हमको और प्राप्त हुआ, इसका ऑर्डर क्या होगा, उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वो भी बहुत ही सिंपल है। इसी को देखकर बता सकते हैं, जो इसमें बचा है यानी फर्स्ट लास्ट यानी m क्रॉस p, फर्स्ट क्रॉस लास्ट जो है ये हमारा इसके आंसर का यानी जो गुणा करने पर प्राप्त होगा उसका हमारा क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया गुणा के लिए कंडीशन। यहाँ पर जो लिखा गया आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करने से बेटर रहेगा, आप अपने माइंड में रखिए। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी करके आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे ढंग से आ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आता और कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। चलिए मैं एक गुणा करके दिखा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। मैट्रिक्स एक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 0 2 1 4 2 1 -1 -3 और
2। ठीक है, इसमें हमें गुणा करना है, ए बी ज्ञात करना और बी ए ज्ञात करना है अगर संभव है तो। ठीक है, गुणा भी आपको सिखाते हैं, अभी तो केवल गुणा का हमने बताया कि गुणा कब संभव होता है। ये दो चीज़ें हैं, ए क्रॉस बी हमको फाइंड करना है। सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखिए, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। कितने नंबर ऑफ रो हैं इसमें? 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या है 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब आप देखिए ये इक्वल है कि नहीं है, देखिए पहले में दूसरा, दूसरे में पहला, बराबर है कि नहीं है? बराबर है, यानी हम गुणा कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देख लीजिए कितना 3, और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है 3, यानी गुणा पॉसिबल है। तो एक क्रॉस भी निकालते हैं। एक क्रॉस भी कैसे निकालते हैं जरा देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुणा आपको आना चाहिए और ध्यान से सीखेंगे तभी आता है। और कभी कभी एक बार सीखने के बाद जब इस बच्चों को लगता है कि अब हम तो कर ले जाएंगे, तब भी वो गलती कर जाते हैं क्योंकि पूरी बात वो नहीं समझते हैं। चलिए इसका गुणा कैसे करते हैं, मैं एक तीर बता रहा हूँ यहाँ पर। इस तीर को देखिए जरा, ऐसे तीर लगा दिया और एक तीर मैंने ऐसे लगा दिया है। इस तीर का मतलब है इसमें से हम एक रो को उठाएंगे और एक कॉलम के साथ गुणा करेंगे। इसमें से एक रो का गुणा इसकी एक कॉलम के साथ करके और संगत अवयव का गुणा करके हम जोड़कर लिखते हैं। जैसे संगत अवयव को जोड़ते थे या संगत अवयव को घटाते हैं, वैसे गुणा भी संगत अवयव का ही करेंगे, लेकिन इसके रो का और इसके कॉलम का। यानी अगर हम जैसे ये जो तीर लगा यानी पहला रो लेते हैं, अगर मान लीजिए तो 1 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे, और जब इसमें आगे बढ़े 2 पर तो इस 2 का गुणा 0 के साथ नहीं होगा, 2 का गुणा 4 के साथ होगा, क्योंकि ये भी तीर आगे की तरफ लगा है ना। फिर जब आगे बढ़ेंगे 3 पर तो 3 का गुणा इसके साथ होगा। और इन सब चीज़ों को एक स्थान पर हमको लिखना है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 क्रॉस 0, मैं पहला मैट्रिक्स का गुणा कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरा डिटेल्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्लस 2 क्रॉस 4 और फिर प्लस 3 क्रॉस -1। ये पहला अवयव है इतना, और बार बार आपको ये नहीं करना, ये मन में भी किया जा सकता। कैसे? 0 8 -3, 8 -3 यानी 5, यानी यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन आप भी सीखिए हमारे साथ तो आपको लगेगा, गुणा जब करके सीख लेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ कैसे किया जाएगा प्रैक्टिस। चलिए अब इसी पहले रो को उठाए, पहले कॉलम के साथ कर लिए, अब पहले रो को उठाकर फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 × 2, फिर प्लस 2 × 2। अब इस 2 का गुणा इसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ नहीं कर रहे हैं, प्लस 3 × -3, क्योंकि इसमें तीर लगा, मतलब जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी तीर लगा, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। यानी संगत अवयव का गुणा करेंगे, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, लेकिन सीधा सीधा नहीं, इधर का रो लेंगे तो इधर का कॉलम लेंगे। चलिए सॉरी उधर दिखेगा नहीं ना, थोड़ा सा मैं मिटाकर इधर कर रहा हूँ। या चलिए मैं लास्ट वाले को ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, दिखेगा ये यहाँ तो दिख ही जाएगा। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे 1, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2, तो 2 1 3 हो गया। इसका गुणा इसके साथ करेंगे 6, तो कितना 6 3 9। ठीक, मैंने 2 डिटेल में लिखा और 1 डायरेक्ट करके लिखा है। प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब एक खत्म हो गया, अब हम दूसरे रो को उठाते हैं, फिर दूसरे रो का गुणा कीजिए, तो 4 × 0 प्लस 5 × 4 और प्लस 6 × -1। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, 4 का गुणा इसके साथ, अब 5 का गुणा इसके साथ नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे, क्योंकि हम रो उठाएंगे और कॉलम के साथ गुणा करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर जाएंगे, सर इसको उठाएंगे 4 का गुणा इसके साथ, 5 का गुणा इसके साथ, इसका गलत, क्योंकि रो का गुणा रो के साथ नहीं, रो का गुणा कॉलम के साथ करना है आपको। ठीक है ना, तो रो का गुणा हम कॉलम के साथ कर रहे हैं, ये हो गया। चलो अब इसी रो को फिर इसके साथ करते हैं, तो 4 × 2 प्लस 5 × 2 और प्लस 6 × -3। अब इसका गुणा इसके साथ 4 × 4 5 × 5, तो कितना हो गया 5 4 9 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना 21। अब इसको थोड़ा लिख देते हैं इकट्ठा करके। देखिए ये हो गया 0, 4 दूनी 8 -3 यानी कि हो गया 5, 2 2 दूना 4, ठीक है, तो 4 और 2 6 और -9, 6 -9 कितना -3, और उधर कितना है 9।
आपको मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन में केवल इतना ही सीखना है। अगर इसी समझ में आ जाएगा तो ये तो बहुत आसान है जो मैं लिख रहा हूँ, और बार बार आपको ये करना भी नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 यानी कि 14। इसके बाद कर लेते हैं 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, और माइनस 18 यानी कि 0, और वहाँ पर कितना है 21। ये हमारा आंसर हो गया। देख सकते हैं आप लोग, एक बार सीखिए और थोड़ा सोचिए, क्योंकि बहुत आवश्यक है इसको एक बार देख करके इसके बारे में चिंतन करना, तो थोड़ा सोचना कि क्या किया गया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। चलिए हो गया ना। चलिए अब हम कुछ चीज़ें आपको और भी सिखा रहे हैं। गुणा करना है तो अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। कोई भी 2 मैट्रिक्स मिल जाता है, उन 2 मैट्रिक्स का आप गुणा करके ट्राई कीजिए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं गुणा कर पा रहे हैं उनका, ठीक है ना। क्योंकि गुणा मैं एक कर दिया हमने एक क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे चलेंगे, तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, केवल कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। और मैं एक एक क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, जिससे कि एकदम ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप कर नहीं पाएंगे। आप ट्राई कीजिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे, अपने मन से बिल्कुल लग जाएगा। और इसके बाद आर डी शर्मा की बुक से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको B क्रॉस A कह दिया जाए करने के लिए, तो पहले B लिखिए। 0 2 1 4 2 1 -1 -3 और 2, ठीक। क्रॉस B को लिखिए 1 2 3 4 5 6। इसका आर्डर 3 क्रॉस 3, इसका आर्डर कितना 2 क्रॉस 3। क्या इसका गुणा पॉसिबल है? देखकर बताइए, इसका गुणा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डज नॉट इक्वल टू, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर होते तो इनका गुणा कर सकते थे, नहीं तो इनका गुणा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात सबको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन की और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं इनकी प्रैक्टिस और करा दे रहा हूँ, और आप अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाइए। एनसीईआरटी से कमेंट करके बताइए लग पा रहा कि नहीं लग पा रहा, कितने क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं वो भी आप कमेंट कर देंगे कि सर फला क्वेश्चन हमारा नहीं लग पाया, तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्वेश्चन से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए A दिया इतना, B दिया इतना, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, तो इसका आर्डर कितना 1 क्रॉस 3, इसका आर्डर कितना 3 क्रॉस 1। जितने लोगों को आर्डर ही नहीं पता है तो वीडियो को बैक पूरा कर शुरू से देखिए, आपको आर्डर भी बताया गया, आर्डर भी कर ले जाएंगे। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है। चलिए गुणा करते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू लिखेंगे 1 2 3 और क्रॉस 4 5 6, ठीक है। अब क्या कर किया जाए, हमने पढ़ाया था ऐसे तीर लगाया था ना, यानी पहले रो को उठाइए और पहले कॉलम के साथ गुणा कर लीजिए। तो 1 का गुणा 4 के साथ 4, प्लस 2 का गुणा 5 के साथ 10, और प्लस 3 का गुणा 6 के साथ 18, ठीक। पहले रो को उठाया, पहले कॉलम के साथ गुणा कर लिया। अब दूसरा कॉलम है ही नहीं और कुछ है ही नहीं, तो गुणा किसी के साथ करेंगे ही नहीं। ये कितना हो जाएगा, अगर जोड़ा जाए इनको कितना हो जाएगा 18 10 28 4 32, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 32। अब आप कहेंगे सर ये तो 1 क्रॉस 1 का बन गया। बिल्कुल 1 क्रॉस 1 का बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था गुणा करने के बाद जो मिलता है वो ये मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 1 क्रॉस 1 का मिल गया। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर और है ही नहीं। जब फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट करता है मल्टीप्लिकेशन इसका सीखता है तो सबके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। ये कोई मैं जानता हूँ, मैंने इतने सालों से पढ़ाया, मैंने देखा है हर क्लास में स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ करते हैं जो यहाँ करने के बाद वो कर भी ले जाएंगे, फिर भी वो कंफ्यूज रहेंगे सही है ये, क्योंकि उनको लगेगा यार ऐसे तो हमने किया ही नहीं था, क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन हमने किया इसके पहले, इसलिए आपको दिक्कत लग सकती है। चलिए अब इसी में मैं आपको कुछ और सिखाना चाहूँगा। B क्रॉस A अगर आपको करना है, B क्रॉस A, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए आर्डर को चेक कीजिए, क्या गुणा पॉसिबल है। गुणा पॉसिबल है तभी पॉसिबल गुणा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इसका आर्डर कितना 3 क्रॉस 1, इसका आर्डर कितना 1 क्रॉस 3। क्या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा इसका संभव है कि नहीं है,
तो आप देख रहे हैं कि संभव है, क्योंकि पहले में नंबर ऑफ कॉलम 1 है और दूसरे नंबर ऑफ रो कितना है 1 है कि नहीं। तो यानी हम गुणा कर सकते हैं। चलिए गुणा करते हैं कैसे, इन दोनों क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में और इसके पहले हमने जो सॉल्व किया, दोनों में कन्फ्यूजन क्या होती है। अभी पिछले में 1 क्रॉस 1 का आया था, ठीक है, यहाँ जब करेंगे तो भी कंफ्यूज होकर के 1 क्रॉस 1 का ही ले आते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसका आंसर कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। इसका गुणा करने पर 3 क्रॉस 3 का आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अभी हमने बताया था आपको ना कि आंसर किस में आएगा। चलिए बात करते हैं कैसे गुणा किया जाए। कुछ ऐसे तीर लगाया था ना, पहले रो को उठाई, इस पहले रो में कितने एलिमेंट हैं 1, पहले कॉलम के साथ गुणा कीजिए, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 4। जब इसमें आगे कुछ नहीं, इसमें भी आगे कुछ नहीं तो नहीं करेंगे। अगर इसमें आगे की तरफ कोई दूसरा एलिमेंट होता, इसमें भी आगे की तरफ कोई दूसरा एलिमेंट होता, तब हम गुणा करते, नहीं तो नहीं करेंगे। अब फिर पहले रो को उठाइए, दूसरे कॉलम के साथ कीजिए, तो 4 दूनी 8, ये भी खत्म हो गया। इसको उठाया, इसके साथ किया गुणा, खत्म। चलिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे कितना 12। फिर दूसरे रो को उठाइए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। मैं फिर कहना चाहूँगा आपको कि हो सकता है गुणा करने में आपको प्रॉब्लम लगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ट्राई कीजिए, जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी ट्राई कीजिए और तब आपको आ जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तब आपको वो भी 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी 6 का गुणा 1 के साथ 6 का गुणा 2 के साथ 12, 6 का गुणा 3 के साथ 18, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड टाइप कुछ कह सकते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन ये है। अच्छा क्वेश्चन इसे कहा जाता है। जब ये आ जाता है तो जो स्टूडेंट लापरवाही से पढ़ते हैं, ठीक है, जिनको थोड़ा सा लगता है कि यार देख लिया अब तो आ गया, हमको मैट्रिक्स कोई दिक्कत है, हम पूरा कर ले जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। और जो सीरियसली पढ़ते हैं उनके कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, और गुणा से संबंधित जो भी रूल था वो हमने सारा क्लियर कर दिया, ठीक। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, A क्रॉस B निकालिए, B क्रॉस A निकालिए। एक बात और आपको बता दें, AB डज नॉट इक्वल टू BA, यानी मैट्रिक्स में जब A और B का गुणा करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है BA का गुणा करने पर बराबर आए, जबकि A प्लस B इक्वल टू B प्लस A होता है। ये सही है, ये बराबर होगा, लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता। जैसे नाम लिए हम लोग जानते हैं 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 दोनों बराबर है, तो गिनती में तो सही होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये चीज़ रूल लागू नहीं हो पाता है। क्यों, अभी तो हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, A भी निकाल लिया था, BA नहीं निकाला गया। और यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने A भी निकाला था तो कुछ और आया था, और BA निकाला कुछ और आ गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा रूल है, क्रम विनिमय नियम कहते हैं ना इसे। क्रम विनिमय नियम जो इसका है वो इसमें लागू नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मान लीजिए 3 मैट्रिक्स दिया हो और आपसे ABC निकालने के लिए कहा जाए, तब क्या करेंगे। तो पहले आप AB निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको एक मैट्रिक्स मानकर फिर C के साथ गुणा करेंगे तो ABC हमारा निकल जाता है। फिलहाल क्वेश्चन मिलेगा तो किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, बस सिंपल सी बात है। चेंज, मैं लिख दे रहा हूँ, चेंज ऑल रो इनटू कॉलम, बस ट्रांसपोज मैट्रिक्स खत्म हो गया। इसका जो नोटेशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, A डैश, या ऐसे भी लिखा जाता है AT, ऊपर पावर में T लिख दिया जाता है, तो इसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, या डैश लगा देते हैं तो इसे भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है।
जैसे एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 2 3 4 -1 0 5, मान लीजिए यही लिखा हुआ है। ए डैश निकालने के लिए कह दिया जाए तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। पहला रो है 2 3 4, तो इसको कॉलम में बदल दीजिए 2 3 4 -1 0 5। क्या आपको समझ में आया? पहले रो को उठाकर पहले कॉलम में, दूसरे रो को उठाकर दूसरे कॉलम में कर दिया। रो को कॉलम में बदल दीजिए, बस हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक ये था, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक, तो किसी भी आव्यूह का अगर परिवर्त आव्यूह, हिंदी में परिवर्त बोलते हैं, परिवर्त आव्यूह अगर हमें फाइंड करना होता है, ज्ञात करना होता है, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके। इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। a + b का होल डैश बराबर क्या होगा? यानी a + b है, दो मैट्रिक्स का एडिशन है, उस पर होल डैश अगर लिखा गया है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि a का होल डैश, जहाँ पर k मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर्स है, तो ऐसे लिख सकते हैं। मतलब नंबर को हम बाहर निकालेंगे, डैश क्यों लगेगा? मैट्रिक्स पर। ठीक, अगर ab का होल डैश है तो इसे लिख सकते हैं b डैश a डैश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिए, ये तीनों नोट कर लीजिए आप। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डाल करके ये लिख लीजिए, इसके बाद वो तीनों नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे कैसे करेंगे? बहुत ही आसान ये भी है। आप क्वेश्चन के लिए परेशान मत होइए कि सर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, मैं केवल कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ अभी, और ये घंटा 1.5 घंटा जो भी लगे हमने शुरू में भी आप लोगों को बता दिया था। कम से कम एक चैप्टर हमारा खत्म हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम अगले में चलेंगे, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा अगला हेडिंग है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये भी। देखिए इसके बारे में मैं लिख दूं, कंडीशन है, अगर कभी भी a डैश इक्वल टू a आ जाए तो सिमेट्री मैट्रिक्स रहेगा, यानी सममित आव्यूह रहेगा। सममित कब? a डैश इक्वल टू a, मतलब किसी को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए और देखा जाए फिर से वही मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में एक लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, या देखिए ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसको हम चेंज करते हैं। ये पहला रो है ना, इसको कॉलम में बदलिए, √3 2 3, दूसरे रो को बदलिए 2 -1.5 और -1, इसको लिखिए 3 -1 1। देखिए कोई चेंजिंग हुआ? अगर ये मैट्रिक्स A था, इसका हमने डैश निकाल लिया। डैश मतलब क्या? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया। चेंज करने के बाद देखिए मैच कराइए, दोनों इक्वल ही तो हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं a डैश इक्वल टू a। तो अगर a डैश इक्वल टू a है तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा? सममित आव्यूह होगा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये मैट्रिक्स में सबसे आसान टॉपिक है यार, आप लोग को जरूर कर लेना, कर ले जाएंगे इसको। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। a डैश इक्वल टू -a आ जाए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेने पर क्या होता है? वो निगेटिव में आ जाता है, इक्वल नहीं आता डायरेक्टली। वो जब निगेटिव उसका लेते हैं तभी वो आता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे? स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है ना, तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, चलिए a मान लेते हैं, a इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है
0 माइनस ई माइनस एफ और ई एफ 0 माइनस जी 0 जी। ठीक, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमें डैश निकाल लीजिए। ए डैश इक्वल टू क्या होगा, 0 ई एफ, पहले रो को पहले कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया, तीसरे रो को तीसरे कॉलम में लिख दिया। ठीक, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 और ये माइनस ई है तो प्लस ई, माइनस एफ है तो प्लस एफ, यहाँ पर प्लस ई था तो माइनस ई माइनस एफ 0 माइनस जी और प्लस जी 0। हम लोग जानते हैं ना, माइनस कॉमन लेने पर जहाँ माइनस नहीं होता माइनस आ जाता, जहाँ माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता है। अब बताइए ये और ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, दोनों बराबर ही तो हैं, तो यानी हम इसकी सहायता से बोल सकते हैं ये दोनों ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ चुका है, और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया तो ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, यानी विषम सममित होगा, विषम सममित। ठीक, और एक बात और समझ पा रहे होंगे, विषम सममित में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। विषम सममित में डायगोनल क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह। अब हम बात करते हैं इसके एक प्रमेय की। ये ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और इतना टॉपिक लिख लीजिए, ये पूरा नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने काफ़ी मेहनत लग रहा है, क्योंकि लगातार इसके क्लासेस चल रहे हैं, तो आप लोग शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसके हमें प्रमेय कुछ पढ़ने थे, तो प्रमेय हम देखते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो प्रमेय ही है तो वहीं पर हम करेंगे। अभी एक केवल आप समझ लीजिए, यदि ए कोई आव्यूह है और उसे सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित आव्यूह दो आव्यूहों में बांटना है, तो एक फॉर्मूला चाहे समझ लीजिए, 1/2 a प्लस ए डैश और प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इसमें ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सममित रहेगा। पक्का है, सममित रहेगा ही रहेगा ये, ठीक। और हम चेक करके दिखा भी देंगे। और ये जो हमारा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, विषम सममित रहेगा, ठीक। ये पार्ट सममित और ये पार्ट क्या रहेगा, विषम सममित रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये सममित होगा, तो कैसे मान ले सममित होगा। मान लीजिए मैं इसी को ही चेक करना है कि, लेकिन कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। चलिए मैं कंडीशन भी बता दे रहा हूँ। यदि एक क्वेश्चन है, यदि ए डैश इक्वल टू ए, मतलब कहा जाता है यदि ए एक सममित आव्यूह है तो चेक कीजिए ए प्लस ए डैश सममित है कि विषम सममित है, ठीक है। तो जिसको चेक करना है सममित है कि विषम सममित है, उसका डैश ले लिया जाता है। फिर से सुनिए, जिसको चेक करना होगा, ये प्रमेय के टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिसे आपको चेक करना है कि सममित है कि विषम सममित है, उसका होल डैश ले लेना चाहिए। होल डैश ले लिया। अब इसे हल करते हैं। अभी हमने बताया एक सूत्र लिखा था ना, अब ये डैश कहाँ लगेगा, पहले वाले पर लग जाएगा, प्लस यही डैश दूसरे वाले पर भी लग जाएगा, लेकिन दूसरे वाले पर एक डैश पहले से था और एक डैश और लग जाएगा। इसे लिख सकते हैं ए डैश प्लस डैश का डैश क्या होगा, ए हो जाएगा। अभी आपने चित्र देखा था, मतलब अगर हम डैश ले लेते हैं, कुछ परिवर्तन आएगा, फिर से उसी को रो को कॉलम में बदल देते हैं, कॉलम को रो में फिर से बदल देते हैं, तो एक बार जब दोबारा बदला जाएगा तो फिर से वही मैट्रिक्स ही हमको प्राप्त होगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं।
यानी एक सूत्र की तरह ये भी आप याद कर सकते हैं, ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए। ये सूत्र नहीं है, मैं कहूँगा ये सूत्र है ही नहीं। बहुत ही सिंपल, आप कोशिश करके देखिए, एक बार डैश लीजिए और फिर एक बार डैश लीजिए, आप देखेंगे वही मैट्रिक्स फिर से मिल गया। तो इसका मतलब है कि ए के बराबर ही होगा। ठीक, अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, मतलब इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब एक बात मुझे बताइए, हमने कहा जिसे चेक करना है उसका डैश ले लीजिए, तो जिसे चेक करना था उसका डैश ले लिया। यही चीज़ सेम यहाँ पर मिला है कि नहीं मिला है? यही सेम यहाँ पर मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ? इस डैश को छोड़िए, क्योंकि डैश तो ये बता रहा कि हम चेक कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो है सेम मिला कि नहीं मिला? तो अगर सेम मिला हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। यानी ए प्लस ए डैश क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन से इसी पर आधारित और मैं कल करके आपको दिखा दे रहा हूं, सममित और विषम सममित पर। एक क्वेश्चन हमको देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए और बी सममित आव्यूह हैं, यानी ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी। इन्होंने हिंदी में लिखा ए और बी सममित आव्यूह है, तो यानी सममित है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित है। सिद्ध करना है कि ये क्या है, कि विषम सममित है। तो हमने कहा जिसे भी चेक करना हो, सिद्ध करना हो या चेक करना हो, उसका डैश ले लीजिए। डैश ले लिया हमने, ठीक है। इक्वल टू अब इसे हल करें तो ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक सूत्र पढ़ा था, ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यानी अगर दो चीज़ें हैं प्लस या माइनस में और होल डैश लिया गया तो वो डैश पहले वाले पर भी लगेगा, दूसरे वाले पर भी लगेगा। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगाइए, जब ए बी का होल डैश है, जब गुणा में रहता है तो बाद वाले पर डैश लगाकर पहले लिखते हैं और पहले वाले को हम बाद में लिखते हैं। एक सूत्र ये भी लिखाया था हमने। होल डैश जो होता है वो हमेशा बाद वाले पर लग करके पहले हो जाता है और पहले वाले पर लगकर बाद में हो जाता है। माइनस यहाँ की बात करें, ए डैश और बी डैश, क्योंकि ए डैश बाद में था उसको हम पहले लिख देते हैं। चलिए अब बी डैश को हम बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ से। और ए डैश को हम ए लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस ए बी लिख दिया। क्या ये इसके बराबर है? देखिए बराबर तो नहीं है। अगर बराबर होता तो सममित होता, और बराबर नहीं है तो तब विषम सममित है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बराबर नहीं तो विषम सममित है। माइनस आना चाहिए तब। अब एक काम कीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, ए बी माइनस बी ए। अब बताइए, ये था ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ये दोनों बराबर आए? आप कहेंगे सीधा बराबर तो नहीं है सर। जब बराबर तो सममित है, और जब माइनस में बराबर रहेगा तो विषम सममित है, और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में बराबर है, तो ये हमारा क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि उसका ये सममित आव्यूह है कि नहीं है या विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है, तो उसका होल डैश ले लीजिए, और होल डैश लेने के बाद आप सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हमारा है। मैट्रिक्स आज हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं। चलिए आगे सीखते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से इनवर्स कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालते हैं, ये हमें सीखना है। इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए या निकालने के लिए एक तरीका हम लोग शारीरिक में भी पढ़ेंगे। जब शारीरिक वाला टॉपिक यानी डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत टिपिकल लगता है यार पता नहीं कैसे ये पढ़ाया जा रहा या कठिन लगता है। मैं आपको बताऊँ ये बहुत ईजी हो जाता है। कुछ रूल्स अगर बेसिक रूल्स हैं फॉलो किया जाए तो। सबसे पहले इसके कुछ अलग रूल ना हो करके मैं सीधे क्वेश्चंस पे चलता हूँ। जैसे कोई एक आव्यूह दिया हुआ है, मान लेते हैं 2x2 का दिया हुआ है, 1 2 3 और यहाँ पर लिखा हुआ 8। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं a = IA
किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते तो क्या आता है, वही संख्या आता है। आई का मतलब क्या, इकाई अवयव ने बताया था वैसे ही काम करता है जैसे संख्या 1 काम करती है किसी के साथ, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं A = आई लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं किसका किसका, चलो ये रखते हैं, इसे A का वैल्यू रखते हैं 1 2 3 8 = आई का वैल्यू रखते हैं। आई का मतलब क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी 1 0 और 0 1 इनटू इस वाले A का मान हम नहीं रखते हैं, इस वाले A का मान नहीं रखा जाता है, केवल इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है, मेन उद्देश्य होता है वो ये होता है कि अब इस साइड में आई बन जाए, इस साइड में आई बन जाए, और इस साइड जो रूल यहाँ पर लागू करेंगे वही रूल यहाँ पर भी लागू कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जैसे क्वेश्चन अगर प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण कहता है तो केवल पंक्ति का यूज करना, यानी रो का केवल यूज करना है, यानी रो में से रो को घटा सकते हैं, रो में रो को जोड़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर स्तंभ कह रहा है तो स्तंभ में से स्तंभ को घटाएंगे, यानी कॉलम में से कॉलम को घटाएंगे, या कॉलम में से कॉलम को जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में एक बार रो यूज कर ले, एक बार कॉलम यूज कर लें, जैसा कि डिटरमिनेंट में किया जाता है। यहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन का मेथड ही अलग है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हमें करना है। चलिए, बोर्ड परीक्षा में आपका एक क्वेश्चन इससे आता है, हर साल आता है, जो आपको करना ही पड़ेगा, A इनवर्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं। सबसे बेसिक रूल हमने कहा कि इस साइड में हमको क्या बनाना होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि यहाँ पर आई बन जाए। आई बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। तो सबसे पहले हम फोकस इस बात करते हैं कि यहाँ पर 0 हमारा हो जाए, यहाँ पर 0 हो जाए, ठीक। यहाँ पर अब 0 कैसे हो सकता है, अगर थोड़ा सोचा जाए कि हम यहाँ अगर 0 करना चाहते हैं तो यहाँ 0 कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर अभी जो मैं यूज करने जा रहा हूँ वो कॉलम मेथड में यूज कर रहा हूँ। कॉलम का यूज करते हुए मैं इसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं। जो मैंने क्वेश्चन लिखा जिस बुक से उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा, तो चाहे जो हम स्वतंत्र किसी को भी यूज करें। तो चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं ये 0 कैसे हो पाएगा। एक बार में केवल और केवल एक गिनती पर हम फोकस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इस समय मैं इस 3 पर फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें कैसे क्या होंगी उसको हम टेंशन छोड़ देते हैं। अभी इस 3 के बारे में सोचते हैं, ये 3 0 कैसे हो सकता है। और मैं कॉलम यूज कर रहा हूँ, यानी कॉलम में से कॉलम को घटा सकता हूँ, कॉलम में कॉलम को जोड़ सकता हूँ। तो जब 2 ही कॉलम, एक ये यानी इस कॉलम में इस कॉलम को या तो जोड़ सकते हैं या इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ हम 0 करना चाहते हैं, यहाँ पर 1 है। तो सोचिए अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 में से 3 को घटाते ये वाला 0 हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है यहाँ पर 1 है। तो इस सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं, ये कौन सा कॉलम है, C2 है। C2 टेंड्स टू, ठीक, हम C2 में से घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं किसको, C1 को, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई करते हुए। ध्यान दीजिएगा, हम C2 में से C1 को घटा रहे हैं, लेकिन C1 में 3 का गुणा करते हुए। क्यों 3 का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और इस 3 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने आपसे क्या बोला, एक बार में केवल एक गिनती पर आप पूरा फोकस कीजिए, एक गिनती को पूरा ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक साथ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक साथ सारे क्वेश्चंस को सोचने लगते हैं कि कैसे 0 और कर सबको करें, और सबको एक साथ 0 आप नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करके कर पाएंगे, एक एक करके कर पाएंगे। और हम जानते हैं इसको में 0 करना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए क्या करते हैं, अब इस रूल को, जो मैंने यहाँ रूल लिखा, इस रूल को अब हम अप्लाई करते हैं इसमें। ये रूल आपको खुद सोचना है, कैसे सोचना है, यहाँ पर हमें 0 कैसे आएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इस रूल को अप्लाई करेंगे तो ये रूल कहाँ अप्लाई होगा, C2 में अप्लाई होगा। तो इसका मतलब C1 कैसे है, C1 जैसे है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है ना। चलिए अब इसमें ये तो 3, इसमें से हमको घटाना है इसको, लेकिन इसमें 3 का गुणा करते हुए, तो इसमें 3 का अगर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा।
मन में सोचिए, ये हो गया 3, मतलब 3 में से घटा रहे हैं 3 गुणे 1 को, इसी सूत्र में अगर रखा जाए तो 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो 3 माइनस 3 0। अब यहाँ की बात कर लें, क्योंकि हम C1 C2 में से घटा रहे हैं, तो C2 तो ये है ना, ऐसे घटाएंगे। अब 8 में से अगर 2 को नहीं घटाएंगे, किसको घटाना है, ऐसे इसी में रखिए। अगर यहाँ लिखिए 8 माइनस 3 और यहाँ लिखिए 2, तो 8 में से 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर जब रखेंगे तो 8 में से अगर 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने आपसे कहा कि यहाँ पर 0 लाने की ज़रूरत है और यहाँ 0 लाने, बाकी टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए एक काम और करते हैं, जो रूल इधर अप्लाई करेंगे वही रूल इस साइड में भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए C1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, वैसे रहेगा। C2 की बात करें तो C2 में से हम किसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, लेकिन इसमें 3 का गुणा करते हुए तो 0 माइनस 3, तो माइनस 3 हो जाएगा। आप कहेंगे माइनस 3 कैसे, अरे यार 0 में से हम किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, 1 को नहीं, 1 में 3 का गुणा करके घटा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और 0 में से 3 घटाएंगे इतना हो जाएगा। चलिए इसमें से इसको घटाएं, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 3 को घटाएंगे 1 हो जाएगा इंटू A। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिनको सोचने पर उनको लगता कि यार नहीं आ पाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको आने लगेगा यार बहुत ईजी ये भी है, जैसे कि आपके टीचर्स को आने लगता है। उसका कारण ही है क्योंकि आपके टीचर्स बार बार इसको प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आपको पढ़ाते वक्त ही प्रैक्टिस को करते हैं, लेकिन बार बार प्रैक्टिस की वजह से हो जाता है। तो चलिए यहाँ तो हो गया 0, अब इसकी टेंशन खत्म। अब इसकी टेंशन आ जाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ हम 0 चाहते हैं। अब सोचिए कॉलम का यूज करना, अगर इसमें से इसको घटा दें तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो रूल क्या बनेगा, C1 टेंस टू, हम C1 में से घटा रहे किसको, C2 को, और डायरेक्ट घटा रहे कि किसी का गुणा या भाग करके डायरेक्ट घटाएंगे, क्योंकि 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 होगा। अब कहेंगे सर इसमें से इसको भी, बिल्कुल इसमें से ये भी घटेगा, लेकिन हमें मेन तो इस पर फोकस करना है ना। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है 2, क्योंकि C2 के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया, तो C2 तो वैसे ही रहेगा इक्वल टू। वही रूल इधर भी फॉलो करते हैं। C1 में से किसको घटाते हैं, C2 को, तो 1 में से अगर -3 को घटाएं, 1 में से -3 को घटाएं। एक क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं कि 1 में से -3 को घटाओ तो कितना आएगा, तो मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे। मैथ के स्टूडेंट तो सही बताएंगे, लेकिन बायो के स्टूडेंट या जो मैथ लापरवाही से पढ़ता है वो लोग गलत बताएंगे। ये आएगा 4, क्योंकि 1 में से -3 को घटाने की बात की गई, तो माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4। और हमने लिखा C1 - C2, यानी इसमें से इसको घटाने, 0 में से 1 गया कितना, -1, C2 तो हमारा वैसे ही रहेगा -3 और 1 और इंटू A। हमने कहा था इधर I होना चाहिए था, अब I में प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर 2 ना होकर के 1 होना चाहिए था। अगर 1 होता तो काम बन जाता। तो 1 लाने के लिए हम C1 टेंस टू C1/2 कर दें। अगर हम C1 में 2 से भाग कर देते हैं तो क्या बनेगा, जरा देखिए, सॉरी C1 नहीं C2 में हमें भाग करना चाहिए, C2 में है ना, तो C1 तो हमारा वैसे रहेगा। अब 0 में 2 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा, 2 में से 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। इस साइड में आ जाइए, 4 - 1, C2 में भाग करना है तो -3/2 और 1/2 इंटू A। अब आप देखिए इधर I बन गया कि नहीं बन गया। I का मतलब ने कहा था यहाँ पर विकर्ण में 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, तो I आपका यहाँ पर बन चुका है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम कहेंगे इसलिए A इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1 - 3/2 और 1/2, क्योंकि इस साइड में जो आएगा ना यही हमारा A इनवर्स हो जाता है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हुआ कहीं, शायद कुछ गलत हुआ है, या तो मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया। ये सही सॉल्व हुआ है आपकी बुक में, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें गलत है, ये हमारा सही है। तो ये इनवर्स हमने निकालना सिखा दिया आपको, और ये भी केवल 2/2 का है भी,
3x3 का या 3x3 का मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये हमारा मैट्रिक्स का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए हैं। अब पूरा वीडियो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, सारे एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस करा देंगे, और जो भी क्वेश्चन छूटे हुए यानी प्रैक्टिस जो कम हो पाई है वो भी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए बस इतना ही।